तो विचार चल रहा है कि भाई हर क्षण में नया नया घटी होता है, आलोक विशिष्ट घटी प्रतिक्षण क्षण विज्ञान रूपेण विज्ञान ही उस रूप से भाषित होते रहता है और प्रत्येक क्षण विज्ञान भी उत्तरोत्तर भिन्न होता है। उसके लिए दृष्टांत दिया था उसने कृत्योत्थित केश नखादियों में जिस प्रकार से सादृश्यता की प्रतिविज्ञा होती है, उसी प्रकार से पूर्व क्षण विज्ञान और उत्तर क्षण विज्ञान में भी सादृश्यता का प्रतिविज्ञा हो जाएगा। उसका खंडन किया न तत्रापि क्षणिकत्व से सिद्धत्वा, कृत्योत्थित केश आदियों में भी क्षणिकत्व आदि का कथन नहीं कर सकते। सादृश्यात्म केशादौ सएवयमिति जो है सएवयम इति क्षण कि सादृश्यात वहां पर केशादियों में सएवयम ऐसा जो प्रतिविज्ञा नहीं होता, किंतु जात्यकत्वात्, किंतु क्यों हो रहा है फिर प्रतिविज्ञा? वह जाति कृत्यकत्व है। केशत्व जाति पूर्व कृत केश में और उत्तर काल में पुनरुत्पन्न जो केश में भी केशत्व जाति है, वही यह है ऐसा नहीं हो सकता। वही थोड़ी जो काट के फेंक दिया सड़क पे आपने, वही तोड़ आ गया खोपड़ी पे, फिर वही कैसे आ जाएगा? सएव अयम यदि होता है किसी को तो भ्रांति है। वही केस तो हो ही नहीं सकता, वही नाखून हो नहीं सकता। नाखून काट के फेंक दिया सो फेंक दिया, ये दूसरा ही है। लेकिन वही यदि होता है किसी को तो वह, और यदि अभ्रांति यदि है कहते हो तो भ्रांति नहीं है, अभ्रांति यदि है कहते हो तो जातिकृत ही है, अन्यथा नहीं हो सकता। इसे विकल्प उठाएंगे, भ्रांत पुरुष को सादृश्य हो रहा है या अभ्रांत पुरुष को सादृश्य हो रहा है। यदि भ्रांत पुरुष को सादृश्य हो रहा है कहते हो फिर तो बात अलग, जवाब अलग हो जाएगा। यदि आप भ्रांत के लिए कह रहे हो तो बात अलग होगी। इसी विकल्प उठा रहे, देखिए कृत्येषु पुनरुत्थितेषु केश नखादिश केश नखत्व जातिर एकत्वात् केश नखत्व प्रत्यय तन्निमित्त अभ्रांत एव। यदि जाति निमित्त कहे तो अभ्रांति पूर्वक माननी चाहिए। सएव केश सएव नख करके यदि किसी को प्रतिविज्ञा हुई तो वह अभ्रांत पुरुष होगा। वह जाति को लेकर के सादृश्यता ले लिया, वही यह केश है। वो जो बोल रहा है वो जान रहा है वो केश ये केश नहीं है, किंतु जाति की सादृश्यता को लेकर के वो व्यवहार करता है अभ्रांत पुरुष। नहीं दृश्यमान लोनोत्थित केशन खादिश व्यक्ति निमित्त संयुक्त प्रतिभवती, क्योंकि दृश्यमान है, आपने एक केश को काट के फेंक दिया और दूसरा कुछ समय बाद पैदा हो रहा है। नाखून भी अभी आपने काट के फेंका, हफ्ता भर बाद से फिर आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ये परिदृश्यमान जब है, व्यक्ति निमित्तक सैव व्यवहार नहीं हो सकता। वही वस्तु यह है, व्यवहार नहीं हो सकता। जाति निमित्तक हो सकता है, लेकिन व्यक्ति निमित्तक सैव ऐसा ज्ञान कभी भी किसी को भी नहीं हो सकता, क्योंकि दृश्यमान है लून उत्थित केश नख का भेद। ये लून केश है, पुनरुत्थित केश है। लून नख है, पुनरुत्थित नख है। काटा हुआ का बाल है ये, और अभी पुनः उत्पन्न हुआ बाल है। ये काटा हुआ नाखून है या पुनरुत्पन्न हुआ नाखून है। ऐसे दोनों का भेद, आत्यंतिक भेद सभी को दृश्यमान है। ऐसे में वस्तु को लेकर वही यह ऐसा वार नहीं हो सकता। घट में है ना वही यह, घट व्यक्ति नहीं है। दृष्टांत दाष्टान्त विषमता दिखा रहे जान करके। उसने दृष्टांत दिया केशनकादि। केशनकादि में तो वस्तु अत्यंत भिन्न है, वस्तु अत्यंत भिन्न है। इसलिए यदि व्यक्ति अभ्रांत पुरुष है फिर वहां तो स्पष्ट होता है कि भाई सही व्यवहार जाति को लेकर हो सकता है, लेकिन सही व्यवहार व्यक्ति को लेकर नहीं हो सकता, उस वस्तु को लेकर नहीं हो सकता। लेकिन कस्यचित्, लेकिन सादृश्यात प्रतिविज्ञा होती है, ये सिद्ध हो गया। जातिकृत सादृश्यात प्रतिविज्ञा होगा। अच्छा, कस्यचित् दीर्घ काल व्यवहित दृष्टेषु च तुल्य परिमाणेषु तत्कालीन वालादि तुल्य इमे केशनकाद्येति प्रतिभवति न तो एवं। और अभ्रांत पुरुष तो स्पष्ट बोल देगा,
अभ्रांत पुरुष तो स्पष्ट बोल देता है ये बात कि भाई बहुत से बाल आपको देख रहा है, फिर ये बाल वही साइज का है, बड़ा है नहीं, तो वो समझ लेगा इसने बारंबार काटा है इसलिए वही साइज दिख रहा है। अतएव जो मैंने 20 साल पहले देखा था वही ये बाल है ऐसा वो नहीं बोलेगा। कस्यचित पुरुषस्य दीर्घ काल व्यवहित दृष्टेश, दीर्घ काल के व्यवधान के बाद देख लिया उसने तो तुल्य परिमाण है। केश नाखून कितने थे? तुल्य परिमाण देखा उसने, लेकिन फिर भी वो ये नहीं कहेगा वही अभी तक ऐसा कब से रह गया है, वही यही है, ऐसा नहीं बोलेगा। तत्कालीन वालादि तुल्य इमे केश नखा इति प्रत्यभवती, वो यही कहेगा उस समय जितने लंबे चौड़े बाल और नाखून आदि को देखा था उनके तुल्य यह नाखून बाल आदि न तो ते एव इति। ना भ्रांत पुरुष को कभी ये नहीं होगा ते एव वही यही है ऐसा नहीं बोलेगा। जाति को लेकर के भी नहीं बोलेगा, जाति को लेकर के भी अभ्रांत पुरुष वही यह है कभी नहीं बोलेगा। भ्रांति से कह सकते हैं आप वही यह है करके जाति को लेकर, केशत्व जाति को लेकर, ना नखत्व जाति को लेकर के वही यह है ऐसा भ्रांति पूर्वक आप कह सकते हैं। मूल तो समूल तो हटा ही नहीं है, केश को समूल तो हटा ही नहीं, मूल तो है ही अंदर। उससे क्या लेन देना आपको? आप मूल से कोई उखाड़ता ही नहीं है, उखाड़ भी नहीं सकता, मरने के बाद भी नहीं उखाड़ने वाला, उससे प्रश्न कहाँ से उठ रहा है यहाँ? वही मूल है इसलिए तो वही मूल है इसलिए। हाँ, लेकिन यहाँ मूल कहाँ है? उनके क्षण विज्ञान में तो नष्ट हो गया ना। इसे दृष्टांत और दाष्टांत जो कह रहा है उस पर ध्यान दो, हम वेदांत के हिसाब से थोड़ी दृष्टांत दे रहे हैं। वो पूर्व पक्षी दृष्टांत दे रहा है, यहाँ पर पूर्व पक्षी क्या दृष्टांत दे रहा है? वो क्षण विज्ञान मर गया, खत्म 100%, और ये नया आ गया बोल रहा है, उसके लिए बात हो रही है। उसकी दृष्टि में यही है, उसको मूल से कोई लेन देन नहीं, कारण से मतलब है नहीं, जड़ यदि है तो फिर वो उनके दृष्टांत ही नहीं बनेगा। वो तो बौद्धों का, वो तो वेदांती जवाब देगा, वह दोनों का बीच में मूल था, ये तो वेदांती जवाब देगा ना अपने पक्ष में। अच्छा, आपको मानना पड़ेगा, स्थिर वस्तु मानना पड़ेगा नहीं मानना पड़ेगा? मूल क्या है? फिर वो मान रहेगा स्थिर वस्तु, फिर उसके पक्ष में बात कैसे उठाया आपने? जब वो स्थिर वस्तु मान नहीं रहा है, आप स्थिर को दृष्टांत में कहां से ला रहे हो? इसे दृष्टांत उतनी अंश में ही लीजिए जितने अंश में वो बोल रहा है और खंडन कीजिए। और स्थिरांश तो हम लोग लेंगे ना। फिर जब हमसे पूछे फिर आप यहाँ कैसे होती प्रतिविज्ञा, तब हम कहेंगे हमारे इसलिए होता है क्योंकि मूल है, एक स्थिर वस्तु आत्मा है, तुम्हारे एक स्थिर वस्तु नहीं है, इसे सादृश्य भी नहीं हो सकता। चाहे भ्रांति से हो चाहे अभ्रांति से हो, किसी भी रूप से उसको हो ही नहीं सकता है वास्तव में। उसकी ओर जा रहे हैं, वास्तव में ये भी नहीं हो सकता, सादृश्यता भी ग्रहण नहीं कर सकता। कौन ग्रहण करेगा सादृश्यता? सादृश्यता वही ग्रहण करेगा जो दो काल में रहने वाला हो। जो दो काल में रहने को एक वस्तु को नहीं मानोगे, सादृश्यता कैसे ग्रहण होगा? और आपका क्षण विज्ञान एक ही काल में रहता है, दूसरे काल में रहता ही नहीं। ये सब आ रहा है। इसलिए हमेशा दृष्टांत वगैरह को कौन कह रहा है और किस अंश में कह रहा है वो ध्यान, सर्वांश में कभी दृष्टांत को नहीं घटाना चाहिए। नेद भरो दाष्टान्त है, फिर दृष्टांत क्या है? फिर दृष्टांत और दाष्टान्त भेद क्या है? दृष्टांत और सिद्धांत में यही भेद है। सिद्धांत परिपूर्ण अंश का है, उस परिपूर्ण अंश में से जितने अंश के लिए हमने बोध करने के दृष्टांत लिया उतनी ही अंश में दृष्टांत को ग्रहण करना है। नहीं दृष्टांत कहीं मिलेगा नहीं, 100% बराबर दृष्टांत ही नहीं रह जाएगा। कोई भी वाक्य कहीं का भी ले लो, जैसे पर्वतो वनिमान, मानस हम बताते हैं, मानस का पर्वत क्या है, कैसे घटा रहे? कहाँ पर्वत कहाँ मानस, कोई तुलना ही नहीं एक दूसरे की। दृष्टांत कैसे बना दिया? इसे समझना पड़ता। यथा मानस रूपी अधिकरण में धूमवन्य का परिच्छिन्न रेखा मैंने देखा था, उसने पर्वत रूपी अधिकरण मैंने अविच्छिन्न रेखा धूम को देख रहा हूं तो निश्चित रूप अग्नि है। उतने अंश मात्र दृष्टांत है ना, नहीं कि यहाँ पे ऐसा बिल्डिंग, वहां पे वो बिल्डिंग मिलना चाहिए पर्वत पे तभी अग्नि मिलेगा क्या? वहां पे रसोई घर होने पर तभी मिलेगा क्या है? यह तो फील्ड में भी अग्नि मिल जाएगा नहीं। अब ये जो आते हैं यात्री लोग, 4 ईंट लगा देते हैं, लकड़ी लगा दे, जला दिया,
वहां कौन सा रसोई करे? दृष्टांत जब लिया जाता है, जिस अंश में दृष्टांत दिया गया है उसी अंश को पकड़नी चाहिए, और उस अंश को तोड़ दो तो दृष्टांत असिद्धि दोष होता है। यही भाष्यकार कर रहे हैं, उसके दृष्टांत की असिद्धि दोष देने के लिए उसके दृष्टांत को तोड़ रहे हैं। घटादिशो पुनर्भवती सैव आगे ना, केशनकादि में सैव कभी नहीं हो सकता। भ्रांति से हो सकता है किसी को, वो भी जाति को लेकर, वहां भी भ्रांति से होता भी है तो वहां भी सैव करके होता नहीं है। व्यक्ति निमित्तक सैव नहीं हो सकता, जाति निमित्तक सैव भ्रांति से हो जाएगा। और अभ्रांत पुरुष को तो जाति निमित्तक भी नहीं हो सकता। जाति निमित्त भी वो नहीं मानता, वो कहेगा स्पष्ट ही तत्कालीन बालादि के तुल्य ये तत्कालीन बालादि में देख रहा हूं, ये साफ बोलेगा। अभ्रांत पुरुष होगा तो कभी भी न व्यक्ति को निमित्त लेके तो कोई नहीं कर सकता, और जाति वाले भ्रांत पुरुष वाले कर लेगा। जाति निमित्तक सादृश्यता बालादि नखोन आदियों में तो अभ्रांत पुरुष करता ही नहीं। लेकिन घट के विषय में सैव अयं घटः, तो भ्रांत अभ्रांत सभी पुरुष करते हैं। इसे दृष्टांत और दाष्टांत में अत्यंत विषमता हो गया। तस्मात् न समो दृष्टांत है ना। इसलिए क्षणिक विज्ञान के लिए आपने जो दृष्टांत ढूंढा यह भी ठीक नहीं है। पहला लिया था प्रदीप, उसको भंग कर दिया, बल्कि उस प्रदीप दृष्टांत से उल्टा आत्मा ही सिद्ध कर दिखा दिया। अब जो दृष्टांत है उससे भी आत्मा ही सिद्ध हो जाएगा इस दृष्टांत से, क्योंकि यहां पर भी पूर्वोत्तर पुनरुत्पत्ति के पीछे एक मूल तत्व है, कारण तत्व है। वो कारण तत्व विद्यमान है तो पुनः कार्य ही उत्पन्न नहीं हो सकता। यदि कारण ही सदा के लिए अत्यंताभाव को प्राप्त हो जाए, फिर वह दोबारा की उसी उसका कार्य भी प्राप्त संसार में नहीं होगा। जैसे बहुत सारे प्राणियों का वर्णन आता है, रैनोसरस नहीं नाम सुनते हैं, ऐसे एक से वो एक समुद्र में होता था, लंबा सा बड़ा सा, डी से ना नाम, उसका नाम क्या है? नहीं कुछ डी से अंग्रेजी में डायनासोरस, नहीं डायनासोरस नहीं, कुछ और नाम था उसका। और बोले विचित्र पशु दिखाते, चित्र बनाते ये लोग, लेकिन जो है वो आज उपलब्ध नहीं है। उसके अंडा भी उपलब्ध नहीं, वो कहां से अंडा उपलब्ध, तो वो भी उपलब्ध हो ही जाता। आज मानना पड़े उसका अंडा भी उपलब्ध नहीं है, बीज ही नहीं, खत्म। बहुत सारे रत्नों का नाम सुनते हैं, केवल सुनते हैं ग्रंथों में, देखने को भी कहीं नहीं मिलता। एक भी नग नहीं जो देखने को मिल जाए। जैसे पारसमणि का वर्णन आता है, जो सोना को लोहा बनावे, कहाँ है? सोना को लोहा नहीं बनाता, वो उल्टा लोहा को सोना बनाता है, सोना को लोहा नहीं बनाता। बड़ा विचित्र बात है भाई, उल्टा सीधा दोनों होना चाहिए। पारे में विशेषता है, देखो पारा सोना का भस्म खा जाता है और फिर सोना वापस दे भी देता है, उल्टा सीधा दोनों चलता है ना उसमें। पारे में सोने का भस्म डाल दो, वो खा जाएगा और वजन उतनी ही रहती है। विलक्षणता ये, पहले जमाने में सोने की तस्करी किस आधार होता था? पारे से होता था। वो पारा 1 किलो ले लो, उसे 500 ग्राम सोना भर दो, भस्म बना करके सोने का 500 ग्राम सोना उसमें डाल दीजिए, तो 1.5 किलो नहीं हो जाएगा वो पारा, वो 1 किलो ही रहेगा। फिर यहां लाओ, उसको ला करके उसकी प्रक्रिया है उसको उल्टी कराने की, वो पारा उल्टी कर देगा, वापस सोना 500 ग्राम सोना वापस दे देगा, वो 1 किलो पारा वैसे के वैसे रहेगा। पहले जमाना इसी के आधार पर जो है स्मगलिंग होता था, सोने का स्मगलिंग। कोई नहीं, पर क्या ला रहे? पारा ला रहे, देख लो वजन 1 किलो वजन, ठीक है। वजन बढ़ता नहीं, आकार मात्रा से बढ़ता नहीं, उतनी की उतनी रहता है देखने में, और वापस वो दे भी देता है सोना। ये विलक्षणता है भूक्षित पारा का, तो उसको भूखा पारा, वो खा लिया पूरा, वजन फर्क नहीं पड़ा। जैसे आप भी 2 किलो खा लेते हो तो फिर जाके वजन करके देखो तो क्या 2 किलो बढ़ेगा क्या? वजन नहीं बढ़ेगा ना, चाहे करके देख लो, कभी नहीं हो सकता है।
100-200 ग्राम 250 ग्राम फर्क दिख रहा है, बस उससे ज्यादा नहीं दिखता। लेकिन पारे की विशेषता वो भी नहीं दिखता, 1 ग्राम के एक रत्ती फर्क नहीं पड़ता। लेकिन पारसमणि में न्यूनता है, लोहा को सोना बना लेता है, लेकिन सोना को लोहा नहीं बनाता। तस्करी पर आसान होता ना, सोने का रॉड बना लेते, सबको जो छू छू करके लोहा बना देते, और यहाँ ले आते, फिर दोबारा छू करके सब सोना बना देते। लेकिन उसमें वो क्षमता नहीं है। सब कार्यों की अपनी अपनी विलक्षणता होती है। प्रत्यक्षणी प्रत्यभिज्ञाय माने वस्तुनि तदेव निमिति न चान्यत्म अनुमातम युक्तम प्रत्यक्ष विरोधे लिंगस्य आभासत्व उपपत्ति है। दूसरी बात एक युक्ति दे रहे हैं, जब प्रत्यक्ष के द्वारा प्रत्यभिज्ञा से वस्तु में तदेव इदम जब ग्रहण हो गया, वहां कोई अन्य कारण ढूंढना उचित नहीं होता। न चान्यत्म अनुमातम युक्तम, वहां भेद का अनुमान करना उचित नहीं। स्वयं तदेव अयं घटः सएव अयं घटः, जब व्यवहार होता है वो घट अलग है ये घट अलग है, ऐसा बोलना उचित नहीं होता। क्योंकि यही कह रहा है ना, स्वयं ऐसा बोध होने के बावजूद भी वो क्षण विज्ञान अलग है, एक क्षण विज्ञान अत्यंत भिन्न है, ऐसे भेद मान रहा है दोनों क्षण विज्ञान में। तब उसके सिद्धांत कह रहा है, जहां पर प्रत्यक्ष से प्रतिविज्ञा सिद्ध हो रहा है, तो वहां पर जबरदस्ती आप भेद अनुमान सिद्ध करना चाहोगे, तो वह अनुमान का लिंगो लिंगाभास कहा जाएगा। नान्यतम, अन्यतम मने भेदम, नानुमातम युक्तम। क्यों? प्रत्यक्ष विरोध लिंग से आभासत्व प्रत्यय है, प्रत्यक्ष के विरोध होने पर लिंग में ही आभासत्व का कथन करना उचित होता है। सादृश्य प्रत्यय अनुपत्तिश्च, और दूसरा सादृश्य प्रत्यय की अनुपत्ति भी हो जाएगी, फिर कहीं भी सादृश्य ही नहीं हो सकता। आप जो बोल रहे हो क्षण विज्ञान में सादृश्य होता है, वास्तव में क्षण विज्ञान में सादृश्य हो नहीं सकता, कि पूर्व क्षण विज्ञान जो था उत्तर काल में रहता नहीं, जो उत्तर काल में क्षण विज्ञान है वो पूर्व काल में था नहीं, फिर कौन बोलेगा वही है? जो पूर्वोत्तर उभय काल में विराजमान व्यक्ति है, वही व्यक्ति स्वयं कर किसी अन्य वस्तु भिन्न वस्तु में व्यवहार कर सकता है, वो भी स्व में नहीं कर सकता, कि स्व काल से परिचिन नहीं है। स्व भिन्न कोई वस्तु है, घट है, उसको आपने कल देखा था, फिर आज देख रहे हो, इसलिए आप बोलोगे वही यह घट है। इसलिए कहते हैं सादृश्य प्रत्यय भी आपके मत के अनुसार उपपन्न नहीं हो सकता। क्यों? ज्ञान से क्षणिकत्वात्, क्योंकि आपके मत में ज्ञान जो है ना क्षणिक है। प्रतिविज्ञा का आश्रयभूत जो क्षण विज्ञान जो प्रतिविज्ञा कर रहा है, वह अक्षर विज्ञान भी क्या है? क्षणिक होने के नाते वह वास्तव प्रतिविज्ञा कर ही नहीं सकता। क्यों? एकस्य वस्तु दर्शिनो वस्तुंद्र दर्शने सादृश्य प्रत्यय स्यात्। एक वस्तु का दर्शन करता व्यक्ति है, वस्तुदर्शिनो एकस्य पुरुषस्य वस्तुंद्र दर्शने सति सादृश्य प्रत्यय स्यात्। सादृश्य प्रत्यय तभी हो सकता है। व्यक्ति एक है, पहले उसने एक वस्तु को देखा है, वह वस्तु को देखने वाला वह एक व्यक्ति स्वयं ही कालांतर में जाकर के वस्तुंतर को जब अनुभव करता है, तब इसका और उसका तुलना करके सादृश्यता का बोध कर सकता है। न तो वस्तु दर्शक को वस्तुंतर दर्शनाय क्षणांतरम अवतिष्ठते। इन आपके बौद्ध मत में एक वस्तु का दर्शन करने वाला जो आदमी था, वह वस्तुंतर दर्शन करने के लिए जिंदा रहता ही नहीं है, वह अगला क्षण रहेगा ही नहीं। वस्तुदर्शी एको वस्तुंतर दर्शनाय न क्षणांतरम अवतिष्ठते। वह क्षणांतर आपके मत में रहता ही नहीं। क्यों? विज्ञान से क्षणिकत्वात्, क्योंकि आपके मत विज्ञान क्षणिक है। सकृत वस्तु दर्शन नहीं, वह क्षयोपपत्ति है, क्योंकि आपके मत में वही दर्शन करेगा, दृष्टा साथ साथ दर्शन के साथ साथ खत्म भी हो जाएगा। जैसे उत्पन्न होने के साथ नाश होने वाले बहुत सारे योनियां हैं, बहुत सारे ऐसे कीटाणु वगैरह हैं, उत्पन्न होते नष्ट हो जाते तुरंत। उसी क्षण क्या अनुभव किया होगा, उसकी प्रतिक्रिया कौन करेगा? वो तो खत्म ही हो गया। इसलिए कहते हैं विज्ञान क्षणिक होने से आपके मत में सकृत वस्तु दर्शन के द्वारा ही वह क्षण विज्ञान भी नष्ट हो गया। तेन इदं सदृशम इति सादृश्य प्रत्यय भवते।
और दुनिया में होता क्या है, तेना मैंने तत्काल में तद्देश में देखो उस वस्तु के साथ इदम मैंने एतत् कालावचिन एतत् देवशावचिन यह वस्तु सदृश है इति सादृश्य प्रत्यभवती, अर्थात भिन्न भिन्न क्षणों में रहने वाले दो वस्तुओं के बीच में ही सादृश्य करते हैं। तेन इति दृष्ट स्मरणम इदम इति वर्तमान प्रत्यय। तेन क्या है, दृष्ट का स्मरण कराता है और इदम वर्तमान का बोध करा रहा है। तेन इति दृष्टं स्मृत्वा यावत इदम इति वर्तमान क्षण कालम अवतिष्ठेत। वही व्यक्ति ये तरह से सादृश्य व्यवहार कर सकता है जो तेना ऐसा कहते वक्त दृष्ट को स्मरण करके जब तक वो इदम या वर्तमान क्षण काल पर्यंत रहता है तो कर सकता है, लेकिन दृष्ट का काल में ही वो खत्म हो जाए स्मरण कौन करेगा, स्मरण करने के लिए वो है नहीं। जो दृष्टा घट का दर्शन किया, दर्शन क्रिया समाप्त होते होते साथ तो भी खत्म हो गया, अब उस दर्शन का स्मरण करेगा कौन, और स्मरण करके इदम के साथ संबंध जोड़ेगा कौन, वो अगला स्मरण क्षण में भी नहीं रहा हो, फिर इदम क्षण में कहां से आएगा, फिर तेन इदम कैसे जोड़ेगा, कौन जोड़ेगा। इसलिए आपके मत में तो प्रतिविज्ञा हो ही नहीं सकता, स्वयं घटादि घटेगा ही नहीं। तथा क्षणिकत्ववाद हानि सियात, यदि कहो है कोई आदमी वहां, फिर तो क्षण विज्ञानवाद आपका खंडन हो जाएगा, स्वतः ही खंडन हो गया, प्रतिज्ञा हानि दोष, स्व सिद्धांत हानि दोष हो जाएगा। तथा यदि कहते हो वर्तमान काल में भी है, पूर्व काल में दर्शन काल में भी था, बीच में स्मरण काल में भी है और अंत में इदम काल में भी वही है कह दोगे, फिर तो क्षण विज्ञानवाद की सिद्धांत ही नष्ट हो गया। अतः तेन इत्योपक्षिण स्मार्थ प्रत्यय, छोड़ो, तेन इत्योपक्षिण स्मार्थ प्रत्यय इदमिति च अन्यएव वार्तमानिक प्रत्यक्षीयते ततः सादृश्य प्रत्यनुपत्ति ही तेन इदम सदृशमिति। उसको स्पष्टीकरण कर रहे, तेना ऐसा जो जानने वाला था उसको जानते हुए वक्त ही वो उपक्षीण हो गया। स्मार्त स्मृति का विषय जो प्रत्यय है, जो विज्ञान है, वह भी स्मरण काल में ही उपक्षीण हो जाएगा। और इदम इति च अन्य एवं, और जो इदम करके अभी जो बोल रहा है वो वर्तमानिक प्रत्यय जो क्षण विज्ञान है ये बिल्कुल अलग है, वो भी वर्तमान काल में क्षीण हो जाएगा। तो तत्काल वाला तत्काल में क्षीण हो गया, स्मृति काल वाला स्मृति काल में क्षीण हो गया, इदम काल वाला वर्तमान है वो भी अभी क्षय होने जा रहा है। जो इदम जान लेगा, जानने के साथ खत्म हो जाएगा, वो टिकता नहीं ना, वो क्षण विज्ञान है, बस जानने तक टिका, वो जाना खत्म हो गया, फिर अगला आएगा दूसरा। यदि ऐसे मानोगे ततः सादृश्य प्रत्यय अनुपपत्ति ही तेन इदम सदृशम इति, जैसे तेन इदम सदृशम इत्यादि जो सादृश्य प्रत्यय है यह उनके मत में बिल्कुल उपपन्न नहीं हो सकता। अनेक दर्शन एकस्य अभावात्, आ गया ना आपकी बात, अनेक दर्शन एकस्य भवति, सिद्धांत जवाब दे रहा है ना वेदांत। अब ये बोले कि अनेक को दर्शन करने वाला एक आधारभूत तत्व नहीं है। तल क्षणावच्छन घट, स्मृति क्षणावच्छन घट, इदं क्षणावच्छन घट, उत्तर क्षणावच्छन घट, ऐसे करके जो है भिन्न क्षणावचन घटों को अनुभव करने वाला अनेक दर्शन, तत्त कालावच्छेदेना या घट पट मट आदि विषयावच्छेदेना विभिन्न वस्तुओं को दर्शन करने वाला एक यदि नहीं है तो फिर वहां प्रतिविज्ञा नहीं हो सकती। इतना ही नहीं, एक और दोष, व्यपदेश अनुपपत्तिश्च, व्यपदेश अनुपपत्तिश्च बोलेगा कौन, मैं देखा करके। आप बोलने वक्त रहोगे, क्योंकि देखना रूपी क्रिया करने वाला दृष्टा बोलना रूपी क्रिया करने वाला वक्ता से भिन्न। ये जो दृष्टा है वो एक अलग क्षण विज्ञान है, वो दर्शन रूपी क्रिया से दर्शनात्मक जो है दृश्य रूप वस्तु का दर्शन किया उसने, करने के साथ साथ क्षण विज्ञान खत्म हो गया। हाँ, अब उस दर्शन का अनुसंधान करके बोलने वाला कौन, कौन बोलेगा मैंने देखा था, उधर रहा नहीं, जिसने दर्शन किया क्षण विज्ञान तो मर गया। अब जो बोलने वाला क्षण विज्ञान बोल कैसे रहा भाई,
ये व्यपदेश कैसे कर रहा, इसे देखा ही नहीं है, ये बोला कैसे। इसे तुम्हारे सिद्धांत में तो बोलने वाला ही नहीं मिलेगा, व्यवहार करने वाला भी नहीं मिलेगा। व्यपदेश अनुपपत्तेश्च क्यों द्रष्टव्य दर्शनी उपक्षयात् विज्ञानस्य इदं पश्यामि अदो अद्राक्षम इति व्यपदेश अनुपत्ति। इसलिए ये नहीं बोल सकता इदं पश्यामि, बोल नहीं सकता। देखने वाला अपना समझ रहा है मैं देख रहा हूं बस, इन बाद में इदम अद्राक्षम बोलो, वो कौन बोलेगा मैंने देखा था, ये बोल ही नहीं सकता पूर्वानुसंधान के बिना। इदम पश्यामि अदो अद्राक्षम इति व्यपदेश अनुपपत्ति ही। क्यों दृष्टवत व्यपदेश क्षण अनवस्थानात्, जब दर्शन करने वाला था वो उपदेश करने वाला काल में वो था ही नहीं, वो तो खत्म हो गया। और जो उपदेश करने वाला वो दूसरा ही है, तो बात वही आ गई ना, जिसने नहीं देखा वो बोल रहा है, जो बोल रहा है उसने देखा ही नहीं था, और जिसने देखा वो बोला ही नहीं, वो बोल नहीं सकता। वो देखने का काम करने वाला है ना क्षण विज्ञान, वो दूसरे क्रिया संबंधी हो ही नहीं सकता। इसे जो देखने वाला है वो बोल नहीं रहा है, जो बोल रहा है वो देखा ही नहीं है। अलग अलग क्षण विज्ञान की स्थिति में कैसे अनुसंधान होगा, कैसे व्यवहार होगा बताओ। अथा अवतिष्ठित, यदि कहोगे नहीं भाई रहता है, तब तो क्षणिकवाद हानि, फिर तो क्षणिकवाद सिद्धांत तुम्हारा नष्ट हो जाएगा। अतः अदृष्टवत्तो व्यपदेश सादृश्य प्रत्यक्ष तदानीं जात्यंधस्यैव रूप विशेष उपदेश। फिर भी कहोगे न देखने वाला भी व्यवहार कर देगा, नहीं देखा है फिर भी बोलने वाला बोल रहा है, बोलने वाला बोल के मर गया, बस सुने वाला सुनते रहेगा, वो अलग है ना। फिर एक कार्य दोनों नहीं हो सकते ना, आप सुनोगे तो बोल नहीं सकते, बोलोगे तो सुन नहीं सकते। जो क्षण विज्ञान वक्ता है और क्षण विज्ञान श्रोता है वो दोनों अलग है। आप गा के मर गए, बाद में गाना सुनने वाला दूसरा रहेगा, वो सुन के दूसरे को बोलने से वो तो मर गया, वो भी गया। ऐसे क्षण विज्ञानवाद में कोई व्यवहार जगत का हो नहीं सकता है। अतः अदृष्टवतो मैंने जिसने नहीं देखा उसने व्यपदेश कर लिया मान लो, और जो व्यपदेश किया ही नहीं वो सादृश्य प्रत्यय भी कर लिया मान लो। अलग अलग कर रहे, सब अलग काम हो रहा है, अलग अलग क्षण विज्ञान में अलग अलग काम होते रहता है, इससे कोई संबंध ही नहीं रहा है तो भी होते रहेगा। तब कहते हैं यदि ऐसा है फिर तो अंध परंपरा हो जाएगा। उसी हालत में है जैसे तदानीम जात्यंदेश रूप विशेष उपदेश, जन्मता अंध है वो रूप विशेष का वर्णन कैसे करेगा। यदि भी कर रहा है तो इसका मतलब क्या, वो अंध परंपरा। तत्सादृश्य प्रत्ययश्च सर्वम अंध परंपरा इति। और यदि ऐसा व्यपदेश हो चाहे सादृश्य का प्रत्यय हो, यदि जात्यंत करने लग जाए तो वो जिस प्रकार से आपका अंध परंपरा है उसी प्रकार से समस्त बौद्ध सिद्धांत अंध परंपरा के ग्रस्त हो गया। सर्वज्ञ शास्त्र प्रणयनादि न च एतदिश्यते है, और सर्वज्ञ शास्त्र प्रणयनादि जो है ना वह सिद्धांत में ये बात स्वीकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि इष्ट नहीं है, कोई नहीं चाहेगा। प्रमाण अभाव होने से सर्वज्ञ शास्त्र प्रणयन आदि सर्वत्र अंध परंपरा ही हो जावे, ऐसा कौन मानेगा। सर्वज्ञ भी अंध परंपरा वाला ही है, शास्त्र भी अंध परंपरा है, सब कुछ अंध परंपरा ही है, ऐसा कोई मानने को तैयार नहीं। तो इष्ट ही नहीं, किसी के भी मत में ये इष्ट नहीं है। न चाहिए तद्दिश्यते है। क्यों इष्ट नहीं है, क्योंकि अकृत अभ्यागम कृत विप्रणाश दोषो तो प्रसिद्ध तरो क्षणवाद है। क्षण विज्ञानवाद में तो यह दोष अत्यंत प्रसिद्ध हो जाएगा। क्या, कृत विप्रणाश हो गया, जिसने किया वो भोगे बिना खत्म हुआ, जिसने नहीं किया वो आगे आकर के वो भोगने लग गया, है ना। कृत विप्रणाश अकृत जो है अभ्यापक रूपा दोष यह क्षण विज्ञानवाद में अत्यंत प्राप्त हो जाता है। दृष्ट व्यपदेश है तो पूर्वोत्तर सहित एक एव ही श्रृंखला प्रत्यय जायते चेत तेन इदं सदस्यमिति च न। पूर्व पक्षी कहता है अरे भाई पूर्वोत्तर संबंध न रहने पर भी काम चल जाता है। ये दो कड़ी है, जो होता है एक गोल एक दूसरा गोल होता है, एक के अंदर एक गोल जोड़ दिया, चेन बनता है ना। चेन में क्या है, एक दोनों स्वतंत्र है, ये अलग है अलग है,
फिर भी सब मिलकर के व्यवहार होता है एक चेन करके। वैसे एक क्षण विज्ञान अलग, दूसरा क्षण विज्ञान अलग है। कड़ी के समान जो संबद्ध होकर सारा व्यवहार कर लेंगे हम। दृष्ट व्यपदेश है तो देखने वाला, बोलने वाला, आगे स्मरण करने वाला, साथ साथ कथन करने वाला इत्यादि सभी के सभी पूर्वोत्तर सहित एक एवं, पूर्वोत्तर से सब एक ही मानूंगा। उसी प्रकार जिस प्रकार श्रृंखला चैन के समान, वह भी सब अलग अलग होते हुए भी, भिन्न भिन्न होते हुए भी सब मिलके एक कार्य कर देते हैं। उसी प्रकार यहाँ पर मान लीजिए प्रत्यो जायते तेन इदं सदृशम इति, और सादृश्य का व्यपदेश भी हो जाएगा, प्रत्यय भी हो जाएगा, सादृश्य भी हो जाएगा, सब हो जाएगा। छन्ना ऐसा नहीं हो सकता आपके मत में कि श्रृंखला में भी सब के सब वर्तमान काल में है ना। जितने भी हैं वहां कड़ियां जोड़ एक साथ है या नहीं, एक काला उच्छेद सबको देख रहे हो ना, तभी तो चैन बोलोगे। एक भी उसमें से ना हो वर्तमान काल तब चैन कहां, वो तो टूट गया। आप कहोगे तो टूट गया क्यों? क्योंकि इसके अंदर कड़ी नहीं है, जोड़ नहीं है इसमें। अब सब अलग अलग ही रह जाए तो और भी खत्म मामला, चैन का प्रसंग ही खत्म। कड़ियां अलग अलग पड़ी हैं, टूटा चैन भी नहीं बोलोगे, ये सब कड़ी अलग अलग पड़े, एक दूसरे से असंबद्ध। लेकिन सभी श्रृंखला या संज्ञा का व्यवहार तभी होता है जब सभी के सभी कड़ियां आपस में जुड़ी हुई वर्तमान कालावच्छेदन अनुभव करोगे तो। यानी क्या आपके यहाँ ऐसे सकल क्षणिक विज्ञानों को एक चेन जैसे पकड़ सकता है कोई वर्तमान काल में? क्षण विज्ञान क्या रह गया? और आप कहते हो यदि है कहोगे तो मानना पड़ेगा इन सकल क्षण विज्ञानों से भिन्न, इन सकल को एक रूप में ग्रहण करने वाला कोई दूसरा आत्मा है तो वेदांत सिद्धांत हो जाएगा, तो वेदांत सिद्ध हो जाएगा। है नहीं? क्योंकि एक क्षण विज्ञान, दूसरे क्षण विज्ञान, तीसरे क्षण विज्ञान, ये सबको आप श्रृंखला अवध एक चेन बन गया ऐसे कह रहे हो और आते हुए सकल व्यवहार हो जाएगा। यदि ऐसा कहते हो तो आपको मानना पड़ जाएगा वर्तमान कालावच्छेदन अनेक क्षणिक विज्ञान परस्पर संबद्ध है, यह मानना पड़ेगा। और वो उनके सिद्धांत में मानते नहीं, इसलिए कहता है वर्तमान अतीतयोर भिन्न कालत्वात्। आपके मत में वर्तमान क्षण विज्ञान, अतीत क्षण विज्ञान भिन्न भिन्न काल वाले होते हैं, इसलिए वर्तमान काल में अनेक क्षण विज्ञान हो ही नहीं सकता। उनके नियम है एक काल में एक ही क्षण विज्ञान होता है, अनेक नहीं होता। अतः अनेक क्षण विज्ञानों का श्रृंखलाबद्ध कहां से दृष्टांत बना रहे हो? है? वो भी नहीं हो सकता है ना, एक दूसरे को उत्पन्न करके जा रहा है क्या? ये तभी रिले रेस आदि जैसे तभी बन सकता है ना, लहरवत वेव्स जैसे। वो तब हो सकता है जब ये मान के चलो पूर्व क्षण विज्ञान अगला क्षण विज्ञान को उत्पन्न करेगा, तब नष्ट होएगा। ये मानते हैं क्या? वो स्वक्षण है, वो तो स्वलक्षण है, वो असंबद्ध है दूसरे से। ये स्वतंत्र पैदा हो गया नष्ट हो गया, वो स्वतंत्र पैदा हो गया नष्ट हो रहा है। इसलिए लहर आदि के समान भी नहीं हो सकता। ये तो नवी बौद्ध में मान लिया गया सारी चीजें। और आलय विज्ञान प्रवृत्ति विज्ञान, प्रवृत्ति ज्ञान लहर जैसा होता है, और आलय विज्ञान का आधार भी मान लिया उन्होंने। तो बाद की बात है लोगों का। लेकिन मुख्य जो शुरू के जो क्षण विज्ञानवाद था आचार्य शंकर के समय में, उस समय यही था, एक दूसरे से कोई संबंध नहीं है। पूर्वकालीन क्षण विज्ञान अलग है, उत्तरकालीन अलग है, वर्तमानकालीन अलग ही है, स्वतंत्र एक दूसरे से। इसे स्वतंत्रता को उन्होंने नाम दिया स्वलक्षणम, क्षणिकम। सर्वम पहले आता है शून्यम शून्यम जो लक्ष्य है, फिर सर्वम स्वलक्षणम स्वलक्षणम, सर्वम क्षणिकम क्षणिकम, स्टेज है ना उनकी। वो स्वलक्षण यही है, स्वकाल में रहकर स्वकाल में सारा कार्य कर समाप्त हो गया, अगले काल से कोई संबंध नहीं। अगले को उत्पन्न कर रहा है तब तो कह सकते यहां से संस्कार भी उधर चला जाए। जैसे एक लहर में जो कचरा था
उसने अगला जब लहर पैदा किया और सारा कचरा उस लहर में चला जाता है, चाहे गुण है चाहे दोष है, सब अगले लहर में चल जाता है। यदि लहरवत मान लेगा धारा तब तो कोई दिक्कत नहीं है, उससे संस्कार आगे जाते रहेंगे। तभी दिक्कतें है वहां पर, संस्कार भले जा रहे हैं लेकिन संस्कार मजबूत कौन करेगा? वासना इतना दृढ़ कैसे हो सकती है? उससे पृथक कोई आधार मानना पड़ेगा। आधार के बिना लहर भी नहीं चलता है, वहीं आके फंसता है। सब धीरे धीरे वेदांत में आपको पहुंचना पड़ जाता है। इसे वर्तमान और अतीत दोनों काल भिन्न कालत्वात् तत्र वह क्या करे स्वयं, तत्र वर्तमान प्रत्यय एक श्रृंखला व्यवस्थानियो अतीतश्च अपरः तौ प्रत्यौ भिन्न कालौ। आगे ना, वर्तमान काल वर्तमान विज्ञान क्षण विज्ञान रूपा एक है, श्रृंखला का अवयव मान लो, श्रृंखला का अवयव स्थानीय एक क्षण विज्ञान हुआ जो वर्तमान कालीन क्षणिक विज्ञान, और दूसरा अवयव कौन होगा? जो अतीत कालीन क्षणिक विज्ञान। तौ प्रत्यय, ये दोनों क्षण विज्ञान भिन्न कालो, भिन्न भिन्न कालों में रहने वाले। तद उभय प्रत्यय विषय स्पृक्, उन दोनों प्रत्ययों का विषय को एक साथ संबंधित कर लेने वाला चेत श्रृंखला प्रत्यय स्यात्। यदि दोनों का संबंध जोड़ने वाला हो तो श्रृंखला का ज्ञान होगा, नहीं तो कैसे होगा? यदि दो क्षण विज्ञान का संबंध को जोड़ को आपने नहीं ग्रहण किया तो श्रृंखला ज्ञान भी नहीं होगा। लेकिन दोनों पूर्वोत्तर भिन्न काल सुनगनाते हैं, दोनों का संबंध भी आप ग्रहण नहीं कर सकते। एक कालावच्छिन्न विद्यमान अनेक जो कड़ियों का श्रृंखलावत्त आप ग्रहण कर सकते हैं, संबंध सबका एक तो संबंध स्पष्ट दिखाई दे रहा है, तब आप कहोगे ये माला है, ये चैन है, बोलोगे। लेकिन एक कालावच्छिन्न वर्तमान काल में ही सभी का परस्पर संबंध ग्रहण होना चाहिए, और जो भिन्न भिन्न काल में रहने वाले दो हैं उनका परस्पर संबंध कैसे ग्रहण करोगे? परस्पर संबंध रूपेण ग्रहण नहीं हो सकता। इसे कहते हैं तद उभय प्रत्यय विषय स्पृक् चेत श्रृंखला प्रत्यय स्यात् ततः क्षण द्वय व्यापित्वा। आगे फिर क्या मानना पड़ेगा आपको? क्षण द्वय व्यापी मानना पड़ेगा। एक विज्ञान से पुनः क्षणवादानि स्यात्। फिर ऐसा कोई अलग क्षण विज्ञान मानना पड़ेगा जो उन दोनों क्षण विज्ञानों का व्यापी होगा, फिर तो आपका क्षणवाद ही नष्ट हो गया दोबारा। ऐसे आपने मान लिया पूर्वकालीन और उत्तरकालीन दो क्षण विज्ञानों को जानने वाला, उन दोनों को संबंध जोड़ने वाला, उन दोनों से पृथक कोई है जो कि इन दोनों विषयों को दर्शन कर रहा है, ग्रहण करने वाला है, फिर तो वो जो है ना दो क्षणावस्था ही हो गया। पूर्व क्षण नहीं था, उस क्षण विज्ञान को भी देखा उसने, इस क्षण विज्ञान को भी देखा। दो क्षण विज्ञान को देखने वाला जो तीसरा है पृथक है जो, वो क्या हो गया? द्विक्षणावस्था ही हो गया। तो आपका क्षण विज्ञान भंग हो गया। कि दो क्षण रह गया का मतलब आपका क्षण विज्ञान स्थिर हो गया, वो क्षणिकत्व का रह गया। क्या शब्द हो गया क्षणिक, तत्व स्थिर, बोल रहे उसका नाम क्षणिक, गलत है ना वो। ममतावता, ममत्वता, मम तव इत्यादि जो भाव है, ममत्वतादि विशेष अनुपपत्तिश्च, एक और दोष दे रहे, ये मेरा है कैसे बोलेगी? एक ही क्षण रहोगे, दूसरे क्षण रहोगे ही नहीं, तो मेरा कौन होगा? ये मेरा है, ये तुम्हारा है, ये व्यवहार जब होना है तो अनेक क्षण में आपको उपस्थिति जरूरी है। मम तव, तल प्रत्यय भाव में ममत्व और तवत्व इत्यादि जो विशेष है वह भी उपपन्न नहीं हो सकता। अतएव आपके क्षण विज्ञानवाद के अनुसार चलते हैं तो सर्व संव्यवहार लोप प्रसंग सर्वस्य स्वसंवेद विज्ञान मात्रत्व, क्योंकि आपके मत में जो कुछ भी है वह स्वसंवेद विज्ञान मात्र है, और विज्ञान से स्वच्छ बोधो भास मात्र स्वाभाव्य अभिगमात, और विज्ञान को अत्यंत स्वच्छ ज्ञान रूपा प्रकाश स्वरूप है इत्यादि स्वभाव वाला आपने स्वीकार किया। तद दर्शन अन्य अभावे तारस आत्मा का अनुभव करने वाला दूसरा न हो,
अनित्य दुख शून्य अनात्मत्वादि अनेक कल्पना अनुभूति स्या। फिर तो ये जो आप मानते हो अनित्य दुख है, अशून्य है, नाना है इत्यादि की कल्पना ही आपके मत पे हो नहीं सकता। उसके लिए आपको एक स्थिर तत्व मानना ही पड़ेगा। वो भी दृष्टांत देगा, श्रृंखला से छोड़ के दाढ़िम का दृष्टांत देगा। दाढ़िम होते हैं अनार, अनार में क्या है, सब दाना अलग अलग रहते हैं, सब भिन्न भिन्न है अत्यंत। कड़ी भी जैसे नहीं, एक संबद्ध भी नहीं, जरूरी नहीं वहां, फिर भी एकत्व व्यवहार हो रहा है। वो भी दृष्टांत खंडन करेंगे। ओम